आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और इजी चैप्टर भी है। ठीक है ना, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझने से पहले देख लेते हैं थोड़ा तरंग की परिभाषा। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं तरंग, वेव्स। तो वह विधि जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है, क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है। ठीक है, वह विधि जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया, एक और रस्सी को किसी छड़ से क्या कर दिया, बांध दिए। ठीक है, और यहाँ से पकड़कर मैं इसको क्या कर रही हूँ, हिला रही हूँ, तो ये ऊपर नीचे जा रहे हैं। क्या रस्सी अपने स्थान पर अपने स्थान से आगे बढ़ जाती है? क्या नहीं। तो रस्सी क्या है, माध्यम का एक कण है जो ऊपर नीचे अपने स्थान पर ही हो रहा है, या कह सकते हैं कंपन कर रहा है, वो भी अपने स्थान पर ही। ठीक है ना, और तरंग इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं और तरंग क्या करती है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। ठीक है, तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव, और अयांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोलते हैं अयांत्रिक तरंगों को। नॉन मैकेनिकल वेव और EM वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, यांत्रिक तरंगे देखते हैं क्या होता है, मैकेनिकल वेव। तो बहुत ही आसान है इसको याद रखना। वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव एवं गैस में संचरित होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ठीक है, या ऐसा समझ सकते हो, ऐसी तरंगे जिनके आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, क्या संचरित होने के लिए बोल सकते हैं, क्या ज़रूरत हो, माध्यम की आवश्यकता हो, तब उसे क्या कहेंगे, यांत्रिक तरंगे। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका ध्वनि तरंग का। एक ऐसा कमरा है जहाँ वायु ही नहीं है, निर्वात है, एकदम वैक्यूम है। यदि वहाँ आप बोलेंगे तो जो ध्वनि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी। ठीक है ना, मतलब माध्यम चाहिए ध्वनि तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, तो इसे क्या कहेंगे, यांत्रिक तरंगे कहेंगे। ठीक है, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। यांत्रिक तरंगों के प्रकार, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। इसको ध्यान से समझिएगा। अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव और अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे देखते हैं, यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। ठीक है, एक और दृढ़ सिरा है, दृढ़ सिरा। दूसरी ओर मैंने क्या किया है, स्प्रिंग को उससे अटैच कर दिया है। ठीक है, जोड़ दिया है। स्प्रिंग को मैंने खींचा इधर, तो ये क्या करने लगेगा, स्प्रिंग जो है कण की भांति कार्य करेगा और इस प्रकार से दोलन करेगा, और तरंग भी क्या करेगी, इसी दिशा में दोलन करने लगेगी, आगे पीछे आगे पीछे। तो जिस दिशा में हमारा कण जो है, स्प्रिंग जो है दोलन कर रहा है, उसी दिशा में तरंगे उत्पन्न हो रही है, उसे क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं, जिस दिशा में माध्यम के कण दोलन कर रहे हैं उसी दिशा में जो है तरंगे भी है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। अब देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव, यदि माध्यम के कण उसके अपोजिट होगा, जस्ट तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करती हैं, तो ऐसे तरंग को हम उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है, माध्यम के कण क्या होने चाहिए, जो तरंग की गति की दिशा है उसके लंबवत होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे पुनः रस्सी वाला उदाहरण ले लेते हैं।
रस्सी को हमने ऊपर नीचे किया तो रस्सी है कण, वो ऊपर नीचे इस प्रकार से गति कर रहा है लंबवत, और तरंग किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में आगे बढ़ रही है तरंग, ठीक है ना। तो कण जो है लंबवत, तरंग के लंबवत गति करते हैं, ठीक है, तरंग की गति की दिशा के लंबवत, तो उसे क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जल में जो तरंग उत्पन्न होती है वो भी अनुप्रस्थ तरंगे है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे देखते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, वे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक तरंग में क्या होता था, माध्यम की जरूरत होती थी। अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तथा जो निर्वात में भी गमन कर सकते हैं उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी के बाहर, ठीक है, यदि आगे बढ़ते जाए कुछ दूरी पर जाके क्या है, सभी प्रकार की वायु जो है, किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है वहां पर, ठीक है ना, निर्वात है, पूरा वैक्यूम है। तो वहां से जो है प्रकाश हम तक पहुंच रही है, मतलब प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग जिसके गमन के लिए, संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यदि माध्यम की जरूरत होती तो सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर यदि जाए तो वहां वैक्यूम है, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसमें कण जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते होंगे, ठीक है। इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, दर्शाया गया है यहाँ कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बना होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये विद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार से ऊपर नीचे गति कर रहा है, ठीक है, और ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये देखो इस दिशा में है, वाई, एक्स, वाई और जेड, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है ना, ठीक है, और एक्स एक्सिस में विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और वाई एक्सिस में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। ये दोनों तो एक दूसरे के लंबवत है, और तरंग जो है इस दिशा में जेड एक्सिस में प्रवाहित संचरित हो रही है। तो ये दोनों जो क्षेत्र है वो तरंग संचरण, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है किस दिशा में उत्पन्न होगी, जेड एक्सिस में, ठीक है ना, लंबवत उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों में कण गति नहीं करते, कण कंपन नहीं करते, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे हैं, मतलब इनके क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो एक्स में तो हो गया विद्युत क्षेत्र, वाई में हो गया चुंबकीय क्षेत्र, बचा कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। तो तरंग संचरण किस दिशा में होगा, इन दोनों के लंबवत, जेड एक्सिस के अनुदिश होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब हमारे टॉपिक में आ जाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। विस्थापन धारा क्या होता है, कैसे उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये कोई धारावाही लूप है, कोई तार है, उसको लूप के रूप में हमने मोड़ दिया है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र भी, ये क्रॉस है, मतलब अंदर नीचे की ओर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तन हो रहा है। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, उसका मान किसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या, कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन हो रहा है तो फैराडे के नियमानुसार इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी,
ठीक है। तो ये धारा उत्पन्न हो गया I, जिसकी दिशा किस ओर रहेगी, जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध किए करेगी। चुंबकीय क्षेत्र नीचे की दिशा में है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, मतलब उसका विरोध करते हुए तो उसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो, ठीक है। जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी। तो राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हम लगा सकते हैं और धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा इस प्रकार से उंगलियां जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो इस प्रकार से धारा की दिशा होगी और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। प्रेरित धारा ना ये चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते उत्पन्न होगी, ठीक है ना। प्रेरित धारा इस प्रकार से रहती, जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का विरोध करेगी। चुंबकीय क्षेत्र नीचे है तो हमारा जो प्रेरित धारा है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर उत्पन्न होगा, तो ये बाहर की ओर अंगूठा और इस प्रकार से उंगलियां घुमाएंगे, वो दर्शाएगी धारा की दिशा, ठीक है। लेंज के नियमानुसार अब धारा प्रवाहित हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आसपास क्या उत्पन्न हो गया होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। धारा गति कर रही है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, आवेश गति कर रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में ये नीचे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रहे होंगे विपरीत दिशा में ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में होगा। अब इलेक्ट्रॉन इस ओर गमन कर रहा है मतलब विद्युत क्षेत्र इसकी विपरीत जो है उत्पन्न होगा। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है ना, इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित हो रहे हैं मतलब प्लस इधर होगा माइनस इधर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी, ठीक है ना। तो ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तभी तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। उसी को यहाँ लिख लेते हैं जो निष्कर्ष निकाला हमने, ठीक है। क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र B था उसके मान में परिवर्तन हो रहा था, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई जिसकी दिशा जिसके कारण उत्पन्न हुई इसी का विरोध करेगी, इस दिशा में उत्पन्न हो गया। धारा प्रवाहित हो रहा है मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, आवेश गति कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आवेश गति कर रहे हैं मतलब क्या उत्पन्न हुआ है जी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने फैराडे का नियम तो सभी जानते हैं, विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है और ये माइनस विपरीत दिशा में होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट समझना है, विभव प्रवणता। लंबाई में परिवर्तन करने से विभव में क्या परिवर्तन हो रहा है वो कहलाता है विभव प्रवणता। dV/dL इज इक्वल टू E, ये होता है सूत्र, माइनस में होता है और, ठीक है ना। तो dV बराबर EdL होगा, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो संपूर्ण निकल आएगा। तो V बराबर संपूर्ण विभव बराबर माइनस इंटीग्रेट, ये माइनस को मैंने इधर ला लिया, EdL होगा क्या, ठीक है ना। संपूर्ण लंबाई में कितना जो है विभव उत्पन्न हो रहा है ये दर्शा रहा है, ठीक है। तो विभव मतलब विद्युत वाहक बल दोनों बराबर हैं क्या, तो मैं यहाँ फैराडे के नियम की जगह विद्युत वाहक बल की जगह क्या लिख सकती हूँ, EdL। ये भी विभव है, ये भी विभव है, विद्युत वाहक बल एक प्रकार से विभवांतर ही है ना, विभव ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन की जगह लिखूंगी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EdL, ठीक है, EdL, ठीक है। तो ये अलग से कोई नियम नहीं है, ये फैराडे के नियम का ही थोड़ा संवर्धित रूप है, ठीक है।
तो ये फैराडे के नियम ने क्या कहा था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएल, मतलब वही है। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ई मतलब विद्युत क्षेत्र ना, ठीक है। तो ये नियम यही दर्शाता है, उसी को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, संवर्धित रूप दिया है, ठीक है, संशोधन टाइप का, संशोधित रूप में हम लोगों ने इसको दर्शाया है, ठीक है। कुछ नहीं किया, विद्युत वाहक बल की जगह इसको लिख दिया, ठीक है, क्योंकि विभव बराबर तो यही होता है ना, ठीक। अभी जो है विस्थापन धारा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इसके अपोजिट देखेंगे, क्या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं एक कैपेसिटर और लगा देते हैं उसके साथ एक बैटरी, ठीक है ना। यहाँ किसी समय t में आई ऑफ टी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। एम्पियर का नियम लगाते हैं हम, एक लूप यहाँ बना लिए S1, एक लूप यहाँ बना लिए S2, ठीक है। तो एम्पियर के नियमानुसार क्या होगा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं? जहाँ धारा है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ S1 BdL इज इक्वल टू μ0 I ऑफ t, यही होता है एम्पियर का नियम। मतलब यहाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। अब S2 में देखते हैं, यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। यहाँ धारा देखो जुड़े हैं क्या एक दूसरे? भाई कुछ तार वार है ही नहीं, तो कहाँ से धारा प्रवाहित होगी? तो धारा नहीं है मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र 0 होना चाहिए, परंतु यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होता, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है कि नहीं? तो यहाँ एक चुंबकीय सुई रख देंगे, तो ये मान लो इस प्रकार से विक्षेपित हो गया यहाँ पे, ठीक है। S1 के पास रखे तो S2 के पास रखेंगे तो भी इसी प्रकार से विक्षेपित हो रहा है। मतलब जितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, ठीक है। तो एम्पियर का नियम तो गलत हो गया भाई, कि बंद लूप में जो है चुंबकीय क्षेत्र μ0 I के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तो है ही नहीं, धारा ही नहीं है, तो कहाँ से चुंबकीय क्षेत्र? ठीक है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होता। तो किस वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? धारा तो है ही नहीं, तो किस कारण से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये अब हमको पता लगाना है, ठीक है। ये कैपेसिटर है, संधारित्र, और ये बैटरी है। ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, आवेशित हो रहा है। तो एकदम से यहाँ पूरा प्लस 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 नहीं हो गया, धीरे धीरे बढ़ा है। पहले एक प्लस आया, फिर दूसरा प्लस, फिर तीसरा प्लस, फिर चौथा प्लस, ठीक है। मतलब आवेश का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है? विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। आवेश का मान बढ़ रहा है, तो जी ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या उत्पन्न हुआ है? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हुआ है? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। यही क्या उत्पन्न कर रहा है? इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके अपोजिट हम लोगों ने देखा था कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके अपोजिट भी सत्य है कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो चालक में बहने वाली धारा के समकक्ष ही होता है। यहाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र μ0 I ऑफ t उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र जो है, मान लो इसका मान जो है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर 5 टेस्ला है,
ठीक है ना, 5 टेस्ला। तो यहाँ पर भी जो है चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 5 टेस्ला होगा। तो धारा जितना यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है। विद्युत क्षेत्र नहीं, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, ये शब्द याद रखना, परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ परिवर्तन हो रहा है भाई, विद्युत क्षेत्र में लगातार आवेशित हो रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो चालक में पुनः देखते हैं एक बार, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो चालक में बहने वाली धारा के समकक्ष होता है, ठीक है। इस धारा को मैक्सवेल ने विस्थापन धारा कहा। क्या कहा? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, क्या उत्पन्न हुआ? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। उसको क्या नाम दिया उन्होंने? मैक्सवेल ने विस्थापन धारा का मान दिया। क्यों धारा कहा इसको? इसको परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब धारा प्रवाहित होती है तब क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है कौन? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया? धारा का नाम दे दिया, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? धारा है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, इसीलिए उन्होंने साधारण भाषा में समझाने के लिए उसको धारा का नाम दिया, ठीक है। और वो धारा का मान किस प्रकार से होगा ये हम देखते हैं। वैल्यू क्या होगी उस धारा की? तो विस्थापन धारा वह धारा है जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। विस्थापन धारा कैसे उत्पन्न होगी? तो क्या परिवर्तन होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए, या कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। इसे ID से व्यक्त करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। एप्सिलॉन 0 इसका मान होता है भाई, किसके कारण उत्पन्न हो रही है? परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स। तो d∅dt समय के सापेक्ष फ्लक्स में विद्युत फ्लक्स परिवर्तन होना चाहिए और उसके साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाए? एप्सिलॉन 0 का। तो ये जो है वो किसके बराबर होगी? विस्थापन धारा के बराबर होगी। ठीक, समझ में आया सभी को विस्थापन धारा क्या होता है? जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, यहाँ तो हो ही रहा है विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है।